हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में। ये सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जनरली इसको QSC बोलते हैं हम, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये पार्ट्स में पढ़े जाते हैं या फिर एक साथ भी पढ़ा जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ। स्टार्टिंग, ये फर्स्ट वीडियो है हमारा QSC का, तो यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ एस्टीमेट को देखेंगे। कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, फिर EMD क्या होता है, SD क्या होता है, मतलब अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे। बट अगले जो वीडियोस होंगे उनमें हम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पोर्शन पूछा जाता है उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं और एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। तो सबसे पहले एस्टिमेट क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस होती है ये, ठीक है। तो ठीक है, एग्ज़ाम में एस्टीमेट के बारे में नहीं पूछेंगे, बट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि एस्टीमेट क्या होता है, तो पता होना चाहिए। इन केस MCQ में एक आ सकता है कि व्हाट इज़ एस्टीमेट और 4 डेफिनेशंस दे दे उसमें एक लाइन की, देन आपको बहुत बताना पड़े, ठीक है। तो एस्टीमेट क्या होता है? एस्टीमेट एक तरह से एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले या फिर स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट में हमें कितना कॉस्ट आने वाला है, कितना अमाउंट उसमें हमें लगने वाला है, उसको पहले से ही हम मतलब क्या प्रीडिफाइंड हम वैल्यू, कुछ अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जिस मेथड से हम निकालते हैं उसी को हम एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब आप मंथली अकाउंट उसके बैलेंस करते हो सारे बिल्स के साथ, फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, हैंड ओवर कर दिया आपने क्लाइंट को, तो उस टाइम पे उसकी फ़ाइनल वैल्यू क्या हुई सारी फिनिशिंग के साथ, तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी एक्चुअल कॉस्ट। और एस्टिमेशन की प्रोसेस से जो हमने कॉस्ट निकाली थी वो होती है उसकी प्रोबेबल कॉस्ट, है ना। मतलब वो फिक्स नहीं हो, उस प्रोबेबल कॉस्ट में +-5% चलता है, ठीक है। पर एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जो आपका एक एक पैसा उसमें लगा है वो कॉस्ट है, ठीक है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। द नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये जो होता है कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, जब एज ए सिविल इंजीनियर किसी भी कंसल्टेंसी या फर्म में आप वर्क कर रहे हो, तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी परमिशंस, है ना, और सैंक्शंस लेने पड़ते हैं उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जिनकी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। पावर्स में आता है फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे जो भी डेजिग्नेटेड है, जो भी ऑफिसर है, वो कितने अमाउंट का जो प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन कर सकता है, तो उसे बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है चीफ इंजीनियर की, जिसके पास सारी पावर्स होती हैं, वो सभी प्रोजेक्ट को सैंक्शन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही फ्लो चार्ट होता है, जैसे चीफ इंजीनियर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है ना, इस टाइप की पोस्ट होती है। उनके पास अमाउंट के हिसाब से पावर होती है कि वो किस अमाउंट तक का प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है तो दोनों जगह पे होती है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या सैंक्शन क्या होता है कि जब हमें प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है, लाइक PWD, PHE, इरीगेशन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का वो प्रोजेक्ट हो सकता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए क्या है किसी कंसल्टेंसी या फर्म ने उसका टेंडर लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, जो कि उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करेगी। तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स होंगे हमारे, जिसमें कि सारी प्रोबेबल कॉस्ट और वैल्यूज़ होंगी, उसको लेके हम जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए हम वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे PWD के लिए कर रहे हैं, तो सारे प्रिलिमिनरीज वगैरह लेके हम उस PW डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के पास जाएंगे, जो कि उसके फाइनेंशियल अप्रूवल हमें देंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, फाइनेंशियल अप्रूवल मतलब हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करने वाले, उस प्रोजेक्ट में जितनी भी कॉस्ट आने वाली है, उस कॉस्ट के लिए जो हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जो अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका अप्रूवल हमें लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल होता है वो फाइनेंस के लिए होता है, वो आपको फाइनेंस के लिए अप्रूवल देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपको फाइनेंशियल अप्रूवल मिल जाता है, देन उसके बाद हम जाते हैं टेक्निकल अप्रूवल के लिए, टेक्निकल सैंक्शन, ठीक है।
तो जो आपकी प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स और प्रिलिमिनरी जो एस्टीमेट था, कॉस्ट था, उसका अब हमें क्या करना है, डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना है। डिटेल्ड एस्टीमेट बनाएंगे, उसकी डिटेल डिज़ाइन करेंगे सारे स्पेसिफिकेशन के साथ, एक्चुअल रेट्स लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटीज़ होगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद हम जाते हैं टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन कहाँ पे होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होगा, जो भी उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी। माना कि आपका प्रोजेक्ट यदि 20 लाख का प्रोजेक्ट है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको मिल चुका है, तो अब आप क्या करोगे, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के साथ आप टेक्निकल सैंक्शन के लिए जाओगे। तो वहाँ पे जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी जो कि 20 लाख तक के प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकती है, उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फाइनली जब वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, आप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। देन जो भी हमारी प्रिलिमिनरी कॉस्ट और डिटेल्ड जो एस्टीमेट होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ±5% अप्रूव हो सकता है, इससे ज़्यादा टॉलरेंस लिमिट नहीं होनी चाहिए। एंड इसके बाद भी जो आपने डिटेल्ड एस्टीमेट में जो कॉस्ट निकाली है एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज़। देखो, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती है कि जब हम टेंडर इनवाइट करते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक एम्प्टी फॉर्मेट होता है ना, जिसमें कि क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन होता है आइटम के बारे में, एंड उसका कॉस्ट लिखा होता है, ठीक है, प्राइस लिखा होता है, रेट लिखा होता है कि किस रेट में वो मार्केट में मिलता है। तो जिस भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वो वर्क कर रहा होता है, उसमें वो उसके रेट डालता है, ठीक है। जब हम टेंडर इनवाइट करते हैं, इस बिल ऑफ क्वांटिटीज़ को हम अपने टेंडर वाला जो पार्ट है उसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो BOQ होता है वो टेंडर्स में यूज़ होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जब हम टेंडर इनवाइट करते हैं या फिर टेंडर फिल करते हैं, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है। देन साइट प्लान, लाइन प्लान एंड इंडेक्स प्लान। साइट प्लान जो होता है, वहाँ पे हमारा जो लोकेशन प्लान है, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, उसकी पोजीशन हमें जो करता है, किसी मैप के थ्रू पोजीशन हमें डिफाइन करता है, ठीक है। लाइक कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के पास कितने टाइप के रोड्स हैं, मतलब कौन से रोड अप्रोच कर रहे हैं, मेन मार्केट कहाँ पे है, देन मार्केट्स कहाँ पे है, देन परमानेंट फीचर्स कौन से, लाइक वहाँ पे कोई नेचुरल पॉन्ड है, रिवर है, या फिर वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियली जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह, वाटर सप्लाई की लाइंस है, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल, वो उस मैप में जो हमारा साइट प्लान होता है उसमें ये सारी चीज़ें उसमें शो होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ पास में कौन सा पॉपुलेटेड एरिया, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, हमारी साइट की लोकेशन कैसी है विथ रिस्पेक्ट टू जो परमानेंट फीचर्स होते हैं वहाँ के, उनसे कितनी दूरी पे हमारा जो लोकेशन साइट है ना। तो ये सारी हमें साइट प्लान में दिखी होती है। नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है उसमें क्लियरली मार्क्ड होनी चाहिए, तभी उस हम मैप को क्या करेंगे, समझा पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। देन नेक्स्ट होता है लाइन प्लान। लाइन प्लान में जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है, उसकी सारी डायमेंशंस, मतलब जो पूरा हमारा ड्राइंग प्लान बनेगा उस प्रोजेक्ट का, माना कि कोई स्कूल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, तो उसकी ड्राइंग्स बनाएंगे हम। तो जो सेंटर लाइन प्लान हमारा बनता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है, सेंटर लाइन, और उसी से सारा हमारा जो रूम्स है, बेडरूम्स है, या फिर स्कूल के क्लासरूम्स वगैरह है, वो स्पेसिफाई होते हैं। कोई भी हमारा जो इनक्लोज्ड एरिया है वो डिस्क्राइब होता है उससे, तो वो होता है हमारा लाइन प्लान। ये ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, डायमेंशन स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि जब भी हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेआउट प्लान करते हैं, ठीक है, लेआउट डालते हैं, जब हमारा काम शुरू होता है तो हम चूने से लेआउट डालते हैं उसका, तो वहाँ पे हम सबसे पहले सेंटर लाइन ही डालते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम वॉल की थिकनेस या भी कोई भी इनक्लोज एरिया ऐसे नहीं दिखाते, सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग काम होता है पूरा। जो भी हमारे फाउंडेशन की मार्किंग होती है वो भी सेंटर लाइन से होती है, एंड सेंटर लाइन से स्टार्ट होता है पूरा वर्क, तो इसलिए हमें लाइन प्लान की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट होता है इंडेक्स प्लान। तो ये तीनों प्लान क्या होता है कि जब हम अप्रूवल लेने जाते हैं ना, उस टाइम पे भी बनते हैं। तो इंडेक्स प्लान क्या होता है, इंडेक्स प्लान एक तरह से मैप हो जाता है, इंजीनियरिंग मैप बोल सकते हैं हम इसको। इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन साइट की लोकेशन होती है, सराउंडिंग का पूरा एरिया होता है, सराउंडिंग में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, परमानेंट फीचर्स, टेम्परेरी फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारा जो साइट है उसकी डायरेक्शन कैसी है, एंट्रेंस कहाँ पे है, एग्ज़िट कहाँ पे है, एंड देन कौन सी कॉलोनी है। मतलब ऐसा है कि एक तरह से ये गाइडेंस होता है हमारे लिए,
एक गाइड की तरह काम करता है। जो इंडेक्स प्लान होता है एक गाइड की तरह काम करता है, जिसमें कि क्या है कि यदि आपने मैप बनाया, आपने इंडेक्स प्लान बनाया है, आपको सारा पता है आप लोकेशन पे हो क्या आए हो। इन केस आप ये इंडेक्स प्लान किसी और को दे रहे हो, मतलब कोई साइट इंजीनियर जिसको आप ये प्रोवाइड कर रहे हो और वो पहली बार आया, उसने साइट अभी तक देखी नहीं है, तो वो इंडेक्स प्लान देखने के बाद वो बिना किसी की हेल्प लिए इंडेक्स प्लान को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर साइट पे पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो एक तरह से हमारा जो गूगल मैप होता है जो कि हमें डायरेक्शन देता है, नेविगेशन देता है, उस तरह से इंडेक्स प्लान में भी सारे डायरेक्शन और नेविगेशंस होते हैं, बेंचमार्क्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अब ये जो डेफिनेशंस होती है ये यूज़ होती है कब, जब हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट में क्या होता है, हमारी प्रोबेबल वैल्यू हम निकालते हैं तो कुछ परसेंटेज अज्यूम करते हैं, सर्टेन परसेंटेज वैल्यू हम लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें पता नहीं होती उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हम उस टाइम पे यूज़ करेंगे। तो मेन पार्ट जो होता है हमें याद रखना है इनकी वैल्यूज़ और इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कंटिजेंसीज जो होता है कितने परसेंटेज रखते हैं हम, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट कितने परसेंटेज रखते हैं। तो सबसे पहले आता है कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज जो होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने हर आइटम के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस कर ली हैं कॉस्ट के, बट क्या होता है कि कुछ जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो टाइप्स का जो होता है समीशन होता है। कैसे, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सभी आइटम्स हमें पता है, बट इनडायरेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो उन्हीं इनडायरेक्ट कॉस्ट को या इसमें इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, कंटिजेंसीज, जो कि इंसिडेंटल चार्जेस को शो करता है। इंसिडेंटल चार्जेस मतलब क्या होता है, जो कि क्या होता है कि इन केस आपके साइट पे कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी लेबर को चोट लग गई है, या फिर वो आपकी साइड से जो फ्लोर से गिर गया है तो उसको चोट लगी है, फिर आपका कोई इक्विपमेंट या मशीनरी जो है ख़राब हो गई, उसका रिपेयर कराना है आपको, है ना। या फिर कोई भी वर्क, जैसे आपका फाउंडेशन था, फाउंडेशन का जो मटेरियल है, या तो फाउंडेशन जो है डैमेज हो गई है तो उसको आपको फिर से रिपेयर करना है, मतलब जो कि आपने प्लान करने से पहले एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो कि आपको नहीं पता कि हो सकता है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हम हमारे एस्टीमेट का जो टोटल कॉस्ट हमारा आता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट आता है, डायरेक्ट कॉस्ट, तो उसमें क्या करते हैं 3 to 5% वैल्यू लेते हैं। टोटल कॉस्ट का 3 to 5% वैल्यू हम ले लेते हैं कंटिजेंसीज के लिए, ठीक है। जो कि या तो हमारे हेड वर्क में भी हो सकता है या फिर उनके सब हेड में भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के आइटम्स होते हैं किसी भी वर्क में, है ना। छोटी छोटी सी पीटी आइटम्स का मतलब होता है छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं उनमें, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी कंटिजेंसीज आ जाता है। देन नेक्स्ट आता है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट वो होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं, लेबर्स लगते हैं, एम्प्लॉयज़ लगते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि मंथली बेसिस पे होते हैं या परमानेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट रखा जाता है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, देन वो कहीं और काम करने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोजेक्ट बीच में वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर बीच से हम नए कोई एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं, तो इस तरह का जो उनकी सैलरी होती है वो डेली वेजेस पे दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जो सुपरवाइज़र होता है, चौकीदार होता है, मुंशी होता है, विसी होते हैं, इस टाइप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट रखा जाता है। टोटल कॉस्ट जो होती है उसका 1.5 से 2% रखा जाता है ना। देन नेक्स्ट होता है टूल्स एंड प्लांट्स। तो जब भी कोई एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे टूल्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है, मशीनरीज यूज़ होती हैं। तो यदि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें मार्केट से उसको ख़रीदना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कॉस्ट लगेगा। तो वो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट से ही निकालेंगे ना उस कॉस्ट को, तो हम उसी में ऐड करना है। जनरली क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पास सारे टूल्स एंड प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक बार ख़रीदा तो उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स, हम नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बहुत इजीली वो डैमेज नहीं होते हैं। बट फिर भी हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। इन केस यदि पुराने आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर लगेगा, आपको फिर से उनको वर्किंग में लाना पड़ेगा। तो इस टूल्स एंड प्लांट्स के लिए हमारे पास 1 से 1.5% का हम रखते हैं टोटल कॉस्ट का, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है क्या,
इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी, वाटर सप्लाई। ठीक है, अब बिल्डिंग का जो है आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, अब उसमें फिनिशिंग की बारी आती है। फिनिशिंग में मतलब जो हमारी एमिनिटीज़ होंगी, लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सैनिटरी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, है ना, और जो आपका ड्रेनेज है वो भी तो आप डालोगे ना उसमें। तो इसके लिए भी कुछ सर्टेन परसेंटेज, क्योंकि ये एंटिटीज़ जो है काउंटेबल नहीं होती, हम इजीली काउंट नहीं कर सकते या फिर इजीली इसका अमाउंट नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट का कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो टोटल 20 to 25% एस्टिमेटेड कॉस्ट का हम ले सकते हैं। बट यदि हमें सेपरेट करना हो कि सैनिटरी और वाटर सप्लाई का अलग होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का अलग होगा, तो टोटल कॉस्ट जो होती है हमारी बिल्डिंग की, मतलब जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके टोटल कॉस्ट का 8% हम लेते हैं, मतलब 5 to 8% रेंज होती है इसकी सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए टोटल कॉस्ट का 5 to 8% लेते हैं। देन इसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फ़ैन काउंट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस के लिए अलग से प्रोविज़न होता है जो कि 4% के मतलब 3 to 4% लिया जाता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें डायरेक्टली उसमें इम्प्लाई करनी है। ठीक है, हमें कुछ भी कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसमें फीड करेंगे। देन अब इसके अलावा कुछ टर्म्स और होती है जो कि यहाँ पे हमने लिखी नहीं है, जैसे एक होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स, जो कि क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अपनी अलग अलग शेड्यूल ऑफ रेट्स होती है, मतलब एक बुकलेट टाइप की होती है जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं, मतलब जितनी भी वर्क प्रोसेस होती है वो सारी उसमें लिखी होती है और उनका एग्जैक्ट रेट भी लिखा होता है ना, पर यूनिट के हिसाब से उनका रेट लिखा होता है जो कि उनके रेट एनालिसिस से आया होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वहाँ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल PWD डिपार्टमेंट का अपना शेड्यूल ऑफ रेट होता है, PHE डिपार्टमेंट के पास होता है, एंड टाइम टू टाइम ये अपने शेड्यूल ऑफ रेट्स को अपडेट भी करते रहते हैं यदि मार्केट की रेट में चेंज आता है तो। ठीक है, तो जब हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन के बाद जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट बनता है जिसमें कि हम कॉस्ट लिखते हैं, हम देखेंगे कि दोनों के फॉर्मेट स्टैंडर्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब एब्स्ट्रैक्ट बनता है तो उस एब्स्ट्रैक्ट में हम शेड्यूल ऑफ रेट से डायरेक्टली रेट ले सकते हैं या फिर हम खुद रेट एनालिसिस करके उनका रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हो गई। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, तो जनरली क्या होता है, एस्टीमेट मेजर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, दूसरा होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, फर्दर जो आते हैं वो तो मिसलेनियस में आ जाएंगे। ठीक है, तो बट यदि हम देखें इसके अलावा उनको अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल 9 टाइप के एस्टीमेट्स हम देख रहे हैं। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट, देन एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट। ठीक है, ये टोटल 9 टाइप के जो है एस्टीमेट होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। फिर देखा जाए तो जो टॉप के 4 एस्टीमेट्स हैं, मतलब पहला जो होता है हमारा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, उसी के अंदर में अलग अलग मेथड्स होती हैं जो कि हमने लिखी है। जो प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट और अप्रॉक्सीमेट मेथड जो होती है, ये तीनों प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंडर आती है। देन डिटेल्ड एस्टीमेट सेपरेट हो जाता है पूरा, उसकी कैलकुलेशन की अलग अलग मेथड होती है। देन जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है, और ये इंडिविजुअल एंटिटीज़ होती हैं, ये मिसलेनियस में आते हैं। ठीक है, ये कब बनाते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। देन एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो एस्टीमेट होता है वो भी हम आगे देखेंगे। कोई भी क्वेरी रह जाती है, समझ नहीं आया हो, तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।